आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आता मग हटायचं नाही विचार काय करतोय समजदार राजा सरकार पुन्हा आणायचं हाय सांगायचं हाय अवघा महाराष्ट्र माझा एक एक जण तन्मान धन विसरून झुंजाया आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा पंख पसरुनी उंच झेप घेतली भरभराट आणली व्यसनवी गाठली शिक्षणा सुरजुनी उद्योगास फुलवुनी कष्टाने घामाने पायवाट शिंपली आता ध्येय गाठायचं हाय थांबायचं नाही अर्ध्यात मतदार राजा सरकार पुन्हा एक एक जण तन्मान धन विसरून झुंजाया आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा राष्ट्रवादी पुन्हा राष्ट्रवादी पुन्हा जलसायाम का आगाज होने जा रहा है। जैसा कि हमारी पाकीज़ा रिवायत रही है, पाकीज़ा रिवायत क्या, यही हमारा ईमान है कि हम अपने किसी भी काम का आगाज तिलावत कलाम मजीद से करते हैं। उस खुदाबंद कुद्दूस के नाम से, उसके मुकद्दस कलाम से हम अपनी महफिलों का आगाज करते हैं, जिसने हमें जिंदगी अता की, जिसने हमें सांसें अता की, जिसने हमें सोच और फिक्र का सलीका अता किया, जिसने हमें रिश्ते अता किए। उस खुदावंद कुद्दूस के नाम से, उस वहदहू ला शरीक के नाम से हम उस खुदा रब्बुल इज्जत के मुकद्दस कलाम से हम अपनी महफिलों का आगाज करते हैं, ताकि हमारी महफिलों में बरकत हो सके, हमारी महफिलें बाबरकत हो। शान इस्तकबालिया जलसा-ए-आम का आगाज हो चुका है। शहर मालेगांव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर अली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब का इस्तकबाल आज की इस महफिल में किया जा रहा है। इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया, जिसके कन्वीनर आसिफ भाई बारदानवाला और फारूक भाई गणेश नगर, ये दोनों हजरात इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं। और आज की इस्तकबालिया कमेटी के सदर इब्राहिम शेख मोड़वाला साहब हैं। और आज के इस प्रोग्राम के सदर इखलाक शाह मरहूम इकबाल शाह हैं। इन लोगों की मेहनत मशक्कत आपको आपके माथे की आंखों से नजर आ रही है कि किस तरह से इन लोगों ने आज के इस इस्तकबालिया प्रोग्राम के लिए मेहनत की है। और इंशाअल्लाह आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम तारीख 7 प्रोग्राम हो जाएगा।
लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमें और आपको ताउन करना पड़ेगा। था मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। आज मुखालिफिन के लिए आसिफ शेख रशीद साहब को गिराना इतना भारी पड़ गया है कि आसिफ शेख रशीद साहब उन लोगों के लिए मसला बनकर खड़े हो गए। चार मिसरे पढ़ता हूँ उसी तरह से जिस तरह मेरा शहर कायदे नस्ल नौ का इस्तेकबाल करता है, उसी तरह एक एक शख्स इस्तेकबाल करेगा कि इंसानियत की सारी हदों को फलांग कर दहशत पसंद भेड़िए बस्ती में आ गए। इंसानियत की सारी हदों को फलांग कर दहशत पसंद भेड़िए बस्ती में आ गए। शेरों ने जब से छोड़ दिया है दहाड़ना, आवारा कुत्ते शहर के मस्ती में आ गए। शेरों ने जब से छोड़ दिया है दहाड़ना, आवारा कुत्ते शहर के मस्ती में आ गए। अब हमारा शेर दहाड़ने के लिए आ रहा है। एक एक शख्स अपने हाथों को खोले और जोरदार तालियों से कायदे नस्ल नौ अली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब का इस्तेकबाल करें। आज के इस इस्तिकबालिया जलसे के सदर मोहतरम मेरे अपने भाई इखलाक शाह साहब, मंच पे तशरीफ फरमा भाई हाजी खालिद, मंच पे तशरीफ फरमा महाराष्ट्र प्रदेश माइनॉरिटी सेल के नायब सदर हाजी यूसुफ साहब, मंच पे तशरीफ फरमा मेरे अपने साथी कारगुजार सदर, तमामी सेल के अध्यक्ष, तमामी ब्लॉक अध्यक्ष, तमामी पार्टी के मेरे जिम्मेदारान, मेरे साथी, राष्ट्रवादी कांग्रेस के तमामी ओहदेदारान, युवा राष्ट्रवादी पार्टी के तमामी ओहदेदारान, सेवा दल के तमामी ओहदेदारान, माइनॉरिटी के तमामी ओहदेदारान, महिला कांग्रेस के तमामी ओहदेदारान, मंच पे तशरीफ फरमा तमामी इस इलाके के जिम्मेदारान और खुसूसी तौर पर इखलाक शाह साहब, शेख आसिफ बारदानवाला साहब, फारूक भाई गणेश नगर, शेख इब्राहिम मोड़वाला साहब, ये तमामी नौजवान साथी और इनके तमामी साथियों की इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए इतना शानदार प्रोग्राम हमारे लिए रखा, हमारा तारीखी इस्तेकबालिया प्रोग्राम किया, हमारा इस्तेकबाल किया। मैं तमामी साथियों का मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ हारून शाह साहब, रशीद शाह साहब, सिराज शाह साहब, तारिक शाह साहब, इमरान शाह साहब, नियाज भाई, शराफत भाई, वसीम भाई, ऐसे तमाम जो दयाने के हमारे साथी हैं, जो उन्होंने भी इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए मेहनत की और एक रोड शो का प्रोग्राम भी तरतीब किया। दोनों साथियों ने मिलकर, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और शहीद अब्दुल हमीद रोड के तमाम ही हमारे नौजवान, कम से कम 50 अदारे कलवे, तमामी सदर और अरकान, तमामी नौजवान, बुजुर्ग और माँ बहने, मासूम बच्चे, जिन्होंने रात और दिन एक किया और ये प्रोग्राम को कामयाब किया, मैं
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से, मेरी जानिब से आप लोगों को सलाम करता हूं शहीद अब्दुल हमीद रोड के तमाम ही नौजवान साथियों को। वन बूथ 11 यूथ, तकरीबन 250 वन बूथ 11 यूथ के हमारे तमाम ही नौजवान साथी मेरे भाइयों को मैं बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि 1 जून से आज तक, अभी तक आप मेरे साथ मजबूती के साथ खड़े रहे और आप लोगों ने भी मिलकर इस जलसे को कामयाब किया। मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। चाहे गुरुवार वार्ड की आवाम हो, चाहे रौनकाबाद इलाके के हमारे साथी हो, चाहे इस्लामपुरा कमालपुरा इलाके के साथी हो, चाहे गोल्डन नगर इलाके के हमारे साथी हो, चाहे रविवार वार्ड के हमारे साथी हो, चाहे नया इस्लामपुरा, दयाना, रमजानपुरा, दरेगांव, मालदा शेवाल, चाहे केम और समकसेर के हमारे तमाम ही साथी जो आज शहर भर से हमारे जलसे को कामयाब बनाने के लिए आपने अपना वक्त दिया और आप लोगों ने जुलूस की शक्ल के अंदर आप लोग आए, मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तमाम ही मेरे मीडिया के साथी, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, यूट्यूब चैनल के हमारे साथी हो, मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमारी खबर को अपने अखबारात के अंदर जगह दी और यूट्यूब चैनल के ऊपर जगह दी। मैं आप लोगों का भी खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं। शहीद अब्दुल हमीद रोड नए बस स्टैंड से लेकर नवकिरण साइजिंग तक दोनों जानी यह हमेशा शेख रशीद साहब के हमारे परिवार का हिस्सा रहा है, परिवार के साथी रहे हैं और हमेशा मोहब्बत करने वाला ये इलाका और ये रास्ता है जो मैं आप लोगों का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं। 2002 का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, जब 3 का पैनल था तो पूरे शहर से कांग्रेस पार्टी को उस वक्त 9 सीट चुनकर आई, लेकिन उस वक्त भी आप लोगों ने शहीद अब्दुल हमीद रोड पर रहने वालों ने पूरा पैनल निकाला था। ये मोहब्बत का आपने अपना सबूत पेश किया है कि आप हमारे परिवार को कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। ये जवाबी जलसा भी है। कई साथियों का मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया के जरिए, या कुछ नौजवान साथियों ने मुझको मिलकर कहा कि आसिफ भाई करारा जवाब देना। मैं सोच रहा था कि जवाब किसको दिया जाए। जवाब उन लोगों को देना चाहिए जो बराबरी का हो। जवाब उनको दिया जाता है जो बराबरी का हो। जवाब उन लोगों को नहीं दिया जाता जो बराबरी का नहीं हो। लेकिन मैं आज आप लोगों से जवाब तो थोड़ा थोड़ा कट मारेंगे, थोड़ा थोड़ा। आज कट तो सबको लगने वाली है, उसके अंदर दो राय नहीं।
लेकिन यहां पर इस मजमे के अंदर मैं ये बात महसूस कर रहा हूं कि 70% मेरा अपना चाहने वाला, मोहब्बत करने वाला, मेरी पार्टी को चाहने वाला 70% मुझे मेरे गरीब साथी नजर आ रहे हैं। चाहे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, 70% मुजाफात में रहने वाले, झोपड़पट्टी में रहने वाले साथी मुझे नजर आ रहे हैं। ये शहर की सियासत किस रुख पर जा रही है, ये शहर की सियासत किस रास्ते के ऊपर जा रही है। भाई थोड़ा प्लीज यार, मेहरबानी हाथ जोड़ जरा बीच में बात ना करें, डिस्टर्ब। ये शहर की सियासत किस रुख के ऊपर जा रही है, किस रास्ते के ऊपर जा रही है। मैंने पहले भी कहा था, आज दोबारा बोल रहा हूं कि गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। ये बात आप लोगों ने कब महसूस की? आपने महसूस की या नहीं की? मास्टर। लेकिन मैंने महसूस किया हूं। ओ मास्टर, जब कोरोना की वबा आई, को बोलना है, लॉकडाउन हुआ, पूरा शहर बंद हो चुका, कारोबार बंद हो चुके, और जब हमारे पास पैसा खत्म हो गया, जब हमको महसूस हुआ, एहसास हुआ कि ये शहर कितना गरीब है, कोई किसी की मदद के लिए सामने नहीं आ रहा है। जो दिलदार थे, जिनको कौम की हमदर्दी थी, जो गरीबों का साथ देना जानते थे, खामोशी से घर घर पहुंचाकर मदद करने का काम इस शहर ने किया। कई लोगों के वहां घरों में खाना नहीं था, शर्म आती थी कुछ लोगों को, पक्के मकानात के अंदर रहने वालों की भी हालत ये थी कि उनके पास रुपया पैसा खत्म हो गया था, शर्म से वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते थे। उस वक्त भी हमारा शहर खड़ा हुआ उनकी मदद की खामोशी से। ये शहर खड़ा हुआ और मदद की। क्या वजह है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। जो गरीबों की आवाज बनकर उठेगा, जो गरीबों के लिए आवाज उठाएगा, उसके साथ उसको असेंबली का इलेक्शन हरा देने का काम किया जाता। जो गरीबों की आवाज बनकर उठता, आप लोगों की लड़ने वाला, आपके मसाइल के लिए लड़ने वाला, आपके हक के लिए लड़ने वाला, उसको शहर के अंदर असेंबली का हार का सामना करना पड़ता। तमाम ही मेरे गरीब भाइयों, नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा, इस शहर के बुजुर्गों से कहना चाहूंगा, इस शहर की मां बहनों से कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, साजिश, बहुत बड़ी प्लानिंग थी। और उन लोगों की प्लानिंग थी कि अगर शेख हसीना दोबारा छूट कर आएगा
तो शेख रशीद साहब के परिवार से एक मंत्री बन जाएगा और इतिहास की तारीख में लिखा जाएगा। इसके लिए असेंबली हरा दिया गया कि आप ऊपर नहीं आ सके, आपकी आवाज बनकर कोई आगे नहीं आ सके, आपके लिए लड़ने वाला कोई नहीं आ सके। इसके लिए मुझे असेंबली का हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा। जो बेवकूफ लोग जो मुझको बोल रहे थे, तनकीद कर रहे थे कि मैंने हिम्मत हार दिया, रातों को नहीं सो रहा था, अबे वो हिम्मत वाले बाप की औलाद हूं कि दूसरे दिन पूछ लो गुरुवार वार्ड की आवाम से, आपके बीच में आया था या नहीं? हमारा परिवार, ये अलग बात है, मेरी पार्टी अलग है, मैं राष्ट्रवादी में चला गया और मेरे परिवार के लोग कांग्रेस पार्टी में है। लेकिन तुम ये समझ रहे हो कि मैं पार्टी छोड़ दिया तो मैं जवाब नहीं दूंगा। जहां मेरे परिवार के ऊपर, जातियात के ऊपर हमला किया जाएगा, मेरे लिए पार्टी 2 नंबर पे रहेगी, मेरा परिवार 1 नंबर पे रहेगा। मेरा परिवार जरूर निकलूंगा जवाब देने के लिए। और उसके बाद मैं शहर में निकला, इलेक्शन हारने के बाद भी, और ऐलान किया कि गरीबों के लिए जीऊंगा और गरीबों के लिए मरूंगा। यह ऐलान किया था और उसके ऊपर आज तक कायम हूं। मैं भेदभाव का राजकारण नहीं करता। अगर मेरे पास शहर का सबसे बड़ा अमीर भी आएगा कि तेरे से काम है शेख आसिफ, ये काम निकाल दे, तो उसके लिए भी ये शेख आसिफ काम करने के लिए तैयार है। लेकिन आज मैं आप लोगों से, मेरा सवाल है कि जज्बात में, मजहब के नाम पर और जज्बात के अंदर कौम मिल्लत की दुआई देकर असेंबली इलेक्शन के अंदर आपसे वोट हासिल कर ली गई। हैदराबाद से 2 बीजेपी के चाचा आए थे और जज्बाती बातें की, आपके जज्बात से खेलने का काम किया गया, वोट ले ली गई और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने मजहब के नाम पर, दीन के नाम पर वोट लेकर, मेरा सवाल आपसे है, इस शहर की आवाम से है कि मुझे बताओ कि हैदराबाद से 2 साल के अंदर चाचा जान आए क्या? क्या आपसे कभी उन्होंने पूछा कि आप किस हाल में हो? लॉकडाउन के अंदर किस हाल में थे? आपके मसाइल क्या है? गरीब कैसा जी रहा है? उसके घर में खाने हैं या नहीं? उसके मसाइल हल हो रहे या नहीं? वो कौन सी मुसीबत में है? कोई आया नहीं, 2 साल गुजर गए। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, इस कुसुम्बा रोड के भी कुछ लोगों ने और इस शहर के अंदर कई लोगों ने बहुत जज्बात के अंदर काम किया। क्या कभी उन लोगों ने आपके मकाम तक जैसे वोट मांगने के लिए लाए थे कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को 2 साल के अंदर आपकी गली के अंदर लाकर क्या आपके पूछने लगाए क्या कि आपका क्या मसला है, कि आप कैसे जिंदगी गुजर बसर कर रहे हो, कि आपके वार्ड के अंदर क्या मसला है? कभी नहीं उन्होंने पूछा, ना उन्होंने लाया। लेकिन जरूर कारपोरेशन का इलेक्शन आएगा और फिर आपके दरवाजे के ऊपर दस्तक दी जाएगी। फैसला आपको करना रहेगा। मैं आज भी चाह रहा हूं, आप मेरे हाथों को मजबूत करिए, आप मुझे इख्तियार सौंपिए, आप मुझे इख्तियार दो। मुझे तजुर्बा है,
मैं कॉर्पोरेटर रहा, इस वार्ड से रहा जहां से अब तकरीर कर रहा हूं। मैं कॉर्पोरेटर रहा नेहाल नगर से, 10 साल कॉर्पोरेटर का तजुर्बा। 2005 में मेयर रहा, 2.5 साल का तजुर्बा। 5 साल एमएलए रहा, उसका तजुर्बा। गली से लेकर मुंबई तक पूरा तजुर्बा मुझको है, और हुकूमत से कैसे फंड लाया जा सकता, कैसे विकास किया जा सकता, कैसे गरीबों के लिए स्कीम लाई जा सकती, मुकम्मल तजुर्बा है। आप मुझे इख्तियार सौंपो, हुकूमत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की इस महाराष्ट्र के अंदर है और शरद पवार साहब की क़यादत के अंदर हुकूमत चल रही है। गरीब भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, मुझे आपके लिए बहुत काम करना है। मैं आपके मसाइल समझ सकता हूं और समझता हूं। मुझे जब अफसोस होता कि कोई बहन, गरीब मेरी बहन जब आती और मुझसे दुआएं देती कि मेरे बच्चे को हॉस्पिटल के लिए पैसा नहीं है, सोनोग्राफी करने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, उसके बच्चों की तालीम के लिए पैसा नहीं है। कोई मेरा गरीब बुजुर्ग आता, मेरा नौजवान साथी आता, तो जब मुझे बहुत अफसोस होता कि काश अल्लाह ताला मुझको इतनी दौलत से नवाजता ताकि मैं गरीबों के लिए बांट सकूं। लेकिन जितनी हैसियत मेरे पास है, मैं उतनी हैसियत के मुताबिक मैं उनकी मदद तो जरूर करता हूं और किसी से भी करा देता हूं, और मेरा परिवार भी खड़ा रहता है। ये मुझे बहुत जब अफसोस होता जब वो मेरे सामने हाथ फैलाने का काम करते हैं। पर्दा डालना चाहिए, बात बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कब तक ये छुपा के मैं रखूं? कब तक मेरे दिल के अंदर, मेरे सीने के अंदर इसको छुपा के रखूं मैं? कब आपका ज़मीर जिंदा होगा? कब आपके अंदर सोचने की सलाहियत आएगी? कब आप बोलोगे? कब आप सोचोगे और सोच के फैसला करोगे? न तो मुझको बता दो कि मैं या मेरे परिवार के अलावा अगर आपको कोई नजर आ जाता है कि आपका दर्द और दुख समझ सकता है तो आप उसको चुन लो, आप उसको चुन लो। लेकिन कब तक हम जज्बाती सियासत, कब तक हम मजहबी सियासत, कब तक हम बिरादरी के अंदर, कब तक हम मजदूर और सेठ के अंदर, कब तक हम लोग मसलक के अंदर बढ़ते जाएंगे? कुछ लोग आएंगे, आपको जज्बात में लाएंगे, दुआएं देंगे, वोट ले ली जाती, लेकिन आपका क्या फायदा होता? ये मेरा आज आपसे सवाल है। अब आपको जवाब देना है। यकीनन मैं आपसे आज वादा कर रहा हूं कि आप दोबारा मुझको, आपके सारे की जरूरत है। मैं लाचार हूं। जब तक आप सारा नहीं दोगे, जब तक मैं नहीं खड़ा रह सकता, ना मेरी पार्टी खड़ा रह सकती है। आप मुझको सारा दे दो, एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा बिरादरी को बाजू कर दो। अरे हम एक अल्लाह और एक रसूल के मानने वाले हैं, एक कुरान को मानने वाले हैं। एक मर्तबा बिरादरी को बाजू में कर दो, मसलक को बाजू में कर दो, गरीब और अमीर के अंदर बाजू में कर दो, मजदूर और सेठ में सब बातें बाजू में कर दो। एक मर्तबा आपने किसी के हैदराबाद के, क्या आपको ये मालेगांव शहर की सरजमीन का बेटे से मोहब्बत नहीं है जो तुमने उसकी बात, हैदराबाद वाले की बात सुनकर वोट दे दिया? क्या आपको मोहब्बत नहीं है जो आपने उसकी बातों के ऊपर अमल किया? जो बीजेपी के एजेंटगिरी कर रहे उनकी बातों पर अमल कर लिया गया। मैं आपके पड़ोस के अंदर हजारखोली में रहता हूं, मैं इस शहर के अंदर रहता हूं, इस शहर के अंदर पैदा हुआ, इस शहर के अंदर मरना भी है, इस शहर के अंदर दफन भी होना है। क्या आप मेरे एक अपील के ऊपर आप मेरे साथ नहीं दो? एक मर्तबा
मुझे मुकम्मल अक्सरियत मेरे हाथ में, मेरी मुट्ठी के अंदर दे दो, यकीन जानो इंशाअल्लाह आपको नौबत नहीं आने दूंगा कि आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा कि मैं नाकाम हो गया। इंशाअल्लाह पहले की तरह मजबूती के साथ काम करने की आज भी मेरे अंदर सलाहियत है और मैं वादा करता हूं कि आपके मसाइल हल करूंगा। सरकार हमारी अपनी, महाराष्ट्र की हुकूमत हमारी है। मैं मजदूर भाइयों से कहना चाहूंगा, इत्मीनान रखे। अगर मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर गया तो मैंने मेरे लीडरान से, मेरी पार्टी के जिम्मेदारान से वादा लिया। क्या वादा लिया? कि हमारे गांव शहर के अंदर पावरलूम मजदूर बोर्ड बनना चाहिए। क्या वादा लिया? अनसंगठित कामगार जिनको कानूनी दर्जा नहीं है, चाहे वो मेरे बहुत शहीद अब्दुल हमीद रोड पर रहने वाले, मेरे भंगार पर धंधा करने वाले बहुत नौजवान साथी है, उनके लिए वादा लिया बोर्ड बनना चाहिए। आपके बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए, हेल्थ मिलना चाहिए, तालीम मिलना चाहिए, आपके परिवार के अंदर नौकरियां मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। ये तमाम ही वादे मैंने लिया हूं और इंशाअल्लाह जरूर मैं आज आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं इंशाअल्लाह जरूर इसकी कोशिश करूंगा कि गरीबों के मसाइल हल करूं और आप लोगों के अंदर ऐसी स्कीम लाऊं कि आप लोगों के घरों के अंदर 2 पैसा सिल्लक रहे, इसकी कोशिश करने का वादा करता हूं। दोस्तों और साथियों, शहर के अंदर जातियात की राजकारण बहुत हो रहा है, सियासत हो रही है। मैंने याद है आप लोगों को, मैंने एक जलसे के अंदर कहा था कि पैजामे की नाड़ी के अंदर 4 लोग लटक गए, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आखिर में पैजामे वाले भैया ने भी नाड़ी को ही काट दिया कि साला कब तक ये वजन उठाकर मैं चलूं। छुड़ा छुड़ा के थक गए, आखिरी में काट दिया। लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है जो नाड़ी कड़ी है वापिस उसके अंदर गांठ मार ली जाएगी और फिर लटका लिया जाएगा, फिर लटका लिया जाएगा। और मैं कोई तलवार से वार नहीं करता, मैं कोई बंदूक से वार नहीं करता, कोई मैं डंडे से वार नहीं करता, मैं कलम से वार करता हूं, कलम से। फिर रियाज अली साहब बोलता कांडोलिया विंडोलिया, तो फिर अभी तो रियाज अली से ही तुम पूर नहीं पाए, सेवा दल से ही नहीं पूर पाए, तो मेरी बात बहुत दूर है, बहुत दूर है। तहजीब की बात होती, तहजीब स्कूल के ऊपर तो खुद कब्जा कर लिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जख्मी शेर हूं, अगर पलट के आया ना, अब वो शेख आसिफ आप मुझको मत समझो, वो शेख आसिफ मत समझो। ये शहर जानता है कि कहां की लूट मार की कमाई तुम्हारे पास है, और कुछ दिन गुजर जाने दो, कानूनी शिकंजा ऐसा कसूंगा कि तुम्हारी समझ बन जाएंगी। याद रखना, सब तैयारी चालू है, सब तैयारी चालू है। मुझको बोला गया
अनशन बोला गया पिछले जुमा को एक कंपाउंड वाले भैया ने, ना वो बहन में दिखता मुझे, ना बहन भाई में दिखता क्या? चलो मुझे बता, दिखता क्या तुमको? ना बहन में ना भाई में। अभी तो मैंने कुछ किया नहीं, तूने मुझको छेड़कर बहुत अच्छा किया, तेको मुबारक हो। बहुत दिन तक कंपाउंड कानून के मुताबिक जिंदा नहीं रहता, रास्ता निकलता ही है वहां से। अबे तेरी सोच जहां खत्म होती है वहां से मेरी सोच शुरू होती है। बेवकूफ, फ्लाईओवर ऐसे उतार रहा था क्या मैं वहां? फ्लाईओवर ऐसे उतार रहा था। 10,000 का भाव जमीन का, 1000 रुपये पे आ गया, मुझे समझता है कैसी मार देना। कहां उतारना, कैसे उतारना सब समझता है। और अब तेरे परिवार के ऊपर कितनी केसेस हो गई उसका रिकॉर्ड भी मेरे पास आ चुका। अब इत्मीनान से बैठ तू जरा, बैठ अब इत्मीनान से। रात में ऑफिस के अंदर लाइट हम नहीं बंद करते, समझ जाओ। ऑफिस के अंदर रात में लाइट हम नहीं बंद करते। मुझे पता है कितने बजे कौन आता और लाइट बंद होता, वो भी मुझको पता है। मैंने सुना कि ये रोड के ऊपर बहुत जातियात पर बोला गया। सरकारी सर्वेंट, पता है आपको, उसको अपनी प्रॉपर्टी, उसकी कितनी ज्यादा है, जमीनें है, रुपया है, बैंक बैलेंस है, सब डिक्लेयर करना पड़ता है। इतना रुपया आया कहां से, कहां से आया? मेरी जबान तो और नीचे उतर सकती है, लेकिन मैं मेरी जबान से बोलकर मेरी जबान को गंदी नहीं करना चाहता। अगर बोला तो बात बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक। जितना जनता दल वालों ने तो जो खराब नहीं बोला था इस वार्ड के जिमनी चुनाव में, उससे ज्यादा खराब बोल सकता हूं। लेकिन इतना इशारा जरूर कर रहा हूं कि एक सर्वेंट के ऊपर कितनी केस होना चाहिए, कितनी 353 होना चाहिए, कितनी 307 होना चाहिए, कितनी मार ठोक की, फ्रॉड की, 420 की कितनी केस होना चाहिए। अब मैं सरकार से पूछूंगा कि तुम बता दो कि केस वाला आदमी चलेगा या सर्वेंट कौन रह सकता है। इसका जवाब मैं तेरे से नहीं बल्कि हुकूमत से मांगूंगा। सरकार से मांगूंगा, तेरे से नहीं मांगूंगा। आज तक मैं खामोश रहा, मोहब्बत से रहा, सलाम दुआ बरकरार रखा, मेरी तहजीब बरकरार रखा। असल में उसको सल्लागार अच्छे नहीं मिल रहे होंगे। मुझे बताओ, कोई शख्स को शहीद अब्दुल हमीद रोड से इलेक्शन लड़ रहा है और तुमसे दुश्मनी ले रहा है। मैं तो समझता हूं अब मुझे ज्यादा बोलना नहीं है। कारपोरेशन के इलेक्शन के वक्त अगर उसने हमारी जातियात पर बोला, मैंने बोला हूं आपको कि शहीद अब्दुल हमीद रोड हमारा अपना परिवार है, और उसने परिवार को जातियात पर बोला, उसका जवाब ये शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवान, बुजुर्गों और मां बहनों को देना होगा।
मां बहनों को देना होगा। एक इजलास हुआ चारे वाली बाई, वो भी अलग फॉर्म में, उनका फॉर्म कुछ रुक ही नहीं रहा है। मैडम पीछे, शोहर आगे, चल रही गाड़ी कहीं भी, मैं देख रहा था इधर भी उधर भी। मैंने कहा अच्छी बात है, हमारा मुल्क जमहूरी है, सबको आजादी है, पार्टी बढ़ना चाहिए, पार्टी बिल्कुल बढ़ना चाहिए, मुझे भी अधिकार है, आपको भी है। लेकिन वो लोग भ्रष्टाचार की बात ना करें जो इस शहर के अंदर, तुम्हारा इस शहर के विकास के अंदर कोई योगदान नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है, वो लोग ये शहर के अंदर भ्रष्टाचार की बात ना करें। बिल्कुल बात ना करें, आपको कोई अधिकार, कोई हक नहीं है। आप कितने भी ताकतवर हो जाओ, ये दूसरे पैजामे में यही लटकने वाले, मैं आज बोल दे रहा हूं, बिल्कुल यही लटकने वाले हैं। अब कल क्या होगा पता है? आज का जलसा हमारा खत्म, कल एक सुलह कमेटी बनेगी आगरा रोड के ऊपर, रात के अंधेरे के अंदर बुलाया जाता हुआ। अबे बहुत बड़ा जलसा हुआ, अबे बहुत ताकतवर हो गया, अबे कुछ करना पड़ेगा, मशवरा शुरू हो जाएगा कल से, अभी से फोन चालू। अबे अगर अपन एक नहीं हुए तो शेख हसीन कामयाब हो जाएगा, कुछ करो। कुछ लोग तो दावा करते बोले शेख रशीद खानवदे की सियासी मौत करना है इस कारपोरेशन के अंदर। मैं बोलना चाहता हूं, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। जब मेरा अल्लाह हमको अगर अलग कर देगा सियासत से, तो जब ही हमारी मौत हो सकती है, नहीं तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है। कोई औकात नहीं है तुम्हारी। कितनी भी मीटिंगें बुलो, कितनी भी साजिश रचो, कितनी भी कमेटी बनाओ, कोई अधिकार नहीं है। ये शहर ने अब समझ चुका है, ये शहर जान चुका है, ये शहर धोखा खा चुका है, अब धोखा खाने वाला नहीं है। 3 हो गए ना, अभी हजरत बाकी है ना, उनको तो सिर्फ टच करा। हजरत बाकी है ना, बोलो ना। 3 ही हो ना अभी तक, 3-4 हो गए अभी आखिरी। हमारे शहर के एमएलए साहब का मैंने इंटरव्यू सुना, कभी आगरा रोड के खट्टे के पास इंटरव्यू, कभी घर के अंदर बैठकर इंटरव्यू। ये शहर के अंदर हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है, हमको रुकावट सरकार के अंदर फंड नहीं लाने दिया जा रहा। अरे बाबा, मालेगांव शहर की आवाम ने तुमको एमएलए बनाकर भेजी या मुझको एमएलए बनाकर? ये शहर की आवाम ने आपको एमएलए बनाकर भेजी और उसके बाद इल्जाम हमारे ऊपर। या तो ऐसा करो, वायदा कर लो कि 2 साल में मैं नाकाम, ये शहर का कॉन्ट्रैक्ट काम करने का मुझको दे दो, ये 3 साल ये शहर को मैं चला लूंगा। अगर आप नाकाम हो गए तो कबूल करो, ये बुज़दिली वाली बात मत करो, मर्दानगी वाली बात करो।
ये बुजदिली वाली बात है कि शेख आसिफ काम करने नहीं दे रहा है। आप पिछले 5 साल फेल हुए, नाकाम हुए, दोबारा शहर की आवाम ने आपको मौका दिया। अब 2 साल गुजर गए, बोलते हमको सरकार की तरफ से फायदा नहीं मिल रहा, फंड नहीं मिल रहा, काम करने नहीं दिया जा रहा, हमारी काम को रुकाया जा रहा है। वो सिर्फ तुम्हारे अंधे भक्त लोग समझेंगे, मानेंगे तुम्हारी बात। ये शहर मानने वाली नहीं है, ये शहर मानने वाली नहीं है, कबूल करने वाली नहीं है। आपके अंदर सलाहियत नहीं है। आप अपनी नाकामी कबूल कर लो, शहर के आवाम को बोल दो कि मैं नाकाम हो चुका, मैं काम नहीं कर सकता, मुझसे गलती हो गई, ये कबूल कर लो। लेकिन ये शहर को गुमराह मत करो। मुझे बताओ आमदार कौन है? मुफ्ती इस्माइल साहब है ना? उसके बाद भी कोई भी काम हो डायरेक्ट नहीं बोल देते कि नहीं मुझको काम नहीं करने दिया जा रहा। असल में बात यह है, ये बोलकर वो उनके लड़के को आगे लाना चाह रहे हैं और ये शहर के आवाम के सामने ये वो बोलेंगे, ऐलान करेंगे। मैं आज बोल रहा हूं, लिख लो मीडिया वाले भी मेरी बात। जब ये शहर की आवाम इनसे हिसाब मांगेगी, 7.5 कारपोरेशन, 7 साल इनका में एमएलए, ये शहर की आवाम हिसाब मांगेगी और हम मांगेंगे, तो ये क्या बोलेंगे कि मैंने कई लोगों को मेयर बनाया, कई लोगों को ओहदा दिया, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनते थे, नालायक निकले, मेरी बात को नहीं सुनते रहे, नालायक निकले। इस तरीके का ढोंग रचा जाएगा इस शहर के अंदर और आप बोला जाएगा कि मैं मेरे लड़के को मेयर बनाना चाहता, आप इसको कबूल करो और मैं इससे काम लूंगा और शहर का विकास करूंगा। यह असल में इसके पीछे की हिकमत अमली है, यह हिकमत अमली है। और मैं आज तुमको बोल रहा हूं, ये लड़ाई गठबंधन हो या ना हो, यह असल में पैसे की लड़ाई है, पैसे की बात। ये कितनी सीट तो इतना पैसा मिलेगा, अवैसी बिरादरान आएंगे, थैला लेकर आएंगे, वो भर के ना लेके चले जाए, इसके लिए तीसरे मास का दम दिया जा रहा। असल में हिस्सा बांटी अगर जब तक फिक्स हो जाएगी, उसके बाद ये कबूल ऐलान करेंगे हम ऐसा ऐसा करेंगे। जब तक हिसाब नहीं होगा, किसको कितना हिस्सा नहीं मिलने वाला है, ये फाइनल नहीं होगा, जब tक ये अपने पत्ते ओपन नहीं करेंगे, ये अपनी बात आवाम को नहीं बताएगी। मैंने देखा कल पेपर के अंदर खबर, मेरी बात आज नोट कर, अखबार वाले ने ये नहीं लिखा कि हैदराबाद के अंदर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब क्यों गए। बोले मौलाना अरशद मदनी साहब का पैगाम लेकर गए। मुझे पता नहीं, उस मीटिंग के अंदर तो मैं था नहीं, ना इन्होंने पेपर वाले को बताया। जहां तक मैं समझ रहा हूं कि मौलाना, हो सकता मेरी बात गलत हो, मौलाना अरशद मदनी साहब ने शायद ये पैगाम भेजा होगा कि जाओ तुम्हारे लीडर को समझाओ, वो जो बीजेपी की चाचागिरी करने यूपी गया ना, उसको रोको। क्या मैसेज होगा, क्या पैगाम होगा मौलाना का कि जाओ तुम्हारे लीडर को बोलो यूपी के अंदर चाचागिरी छोड़े, मुसलमानों की वोट का डिवाइडेशन रोकने के लिए तू यहां पर इलेक्शन मत लड़। यही पैगाम होगा दोस्तों, जहां तक मैं समझ रहा हूं, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के साथ जो तस्वीर के अंदर 2 उलमा नजर आ रहे हैं,
शायद हो सकता हुआ हैदराबाद के हो, और वो भी मौलाना का पैगाम लेकर गए थे। या वैसी बिरादरान, अगर 100 सीट लगाने की बात कर रहे हैं तो आप 1 करोड़ से भी अगर सुपारी लिए होंगे तो 100 करोड़ की सुपारी उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों की वोट का डिवाइडेशन करने के लिए ली गई। यह हमको समझना। दोस्तों और साथियों, मैं आगे इलेक्शन के अंदर और आगे जलसे होंगे, प्रोग्राम होंगे, मैं जरूर आपके सामने आके वक्त के ऊपर बात करूंगा। लेकिन मैं आज आपसे अपील कर रहा हूं, राष्ट्रवादी भवन के ऊपर जो नौजवान 1 बूथ 11 यूथ का मेंबर नहीं बने वो बने, बुजुर्गों लोग वहां पर आए, मां बहनें आए। हम लोग कल से मां बहनों के लिए एक स्कीम का मैं ऐलान करने वाला हूं, और हमारी लेडीज विंग वार्ड वार्ड तक जाकर हमारी मां बहनों के मसाइल को हल करेगी। मैं ये बात का ऐलान करता हूं। और आखिर में शेख आसिफ साहब बरदान वाले, इकलाक शाह साहब, फारूक भाई गणेश नगर, शेख इब्राहिम साहब और तमाम ही शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवानों को सलाम करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी बात यही खत्म करता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। खाली है हाजी साहब का इस्तेमाल करें, वो अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए यहाँ से ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। बैठे हुए तमाम राष्ट्रवादी पार्टी के जिम्मेदारान और हमारी गांव की आन बान शान आसिफ शेख रशीद साहब जान, मैं आज इस जलसे की बड़ी मुझे खुशी हो रही है। क्या आज सबके जज्बात देखे, शहर को ऐसा लग रहा था कि शायद खालिद हाजी नहीं आना, लेकिन बहरहाल मेरी कुछ तबीयत भी खराब थी और कुछ हालात भी खराब थे। शहर को सबको पता है, कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल इंशाल्लाह अब डरने की कोई बात नहीं, खालिद हाजी रोड पे आ चुका है। अब दम जिसमें भी है सियासत करने का, अब करके बता। अब तक तो बहुत डरा लिए, बहुत डरा लिए शहर के लोगों को, गुरुवार वार्ड के लोगों को, हर लोगों को। मैं हूं इंशाल्लाह, आप जवाब तुमको इंशाल्लाह मैं दूंगा, और यही आवाम के साथ इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। और आज के बाद आसिफ साहब ने तो बोले थे, काफी जलसों में बोले, आसिफ साहब नहीं बोले लेकिन मैं भी बोल रहा, लेकिन मैं अलग चीज हूँ। बहरहाल आज के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक भी वर्कर को अगर किसने धमकाया, जब वो फैसला करता खालिद हाजी जगह पे, याद रखना जगह पे करता। वो कारपोरेशन की वीडियो पूरे शहर के नहीं पूरे दुनिया के अंदर वायरल है। मजा लगे हाथ लगा देना किसी के, कांपते दे साहब, कांपते दे। आ चुका हूँ इंशाल्लाह मैं, आप याद रखो। देख रहे होंगे मैं आपको देख के बोल रहा हूँ, आवाम को देख के नहीं, आपको देख के बोल रहा हूँ। और लड़ूंगा इंशाल्लाह, कयामत तक लड़ूंगा तुमसे, जब तक हयात रहूंगा इंशाल्लाह लड़ूंगा। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि हमको बहुत सोच समझ के फैसला करना है, बहुत ज्यादा सोच समझ के फैसला करना है। क्या हम कभी भी जज्बात में बह जाते और गलत सलत फैसला कर लेते और गलत इंसान को चुन के दे देते, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और मैं समझता हूँ जितने भी जेंट्स है हमारी घरों के अंदर, जो हमारी माँ बहनें हैं, हमारी बीबी हैं, हम उनको बेहतर तरीके से समझाएं कि हमको वोट किसको देना है। देखो मैं यहाँ बात हो चुकी है, भैया जरा खामोश बैठो, जरा खामोश बैठो। मैं बहुत छोटी बात बोल रहा हूँ, मैं जमीनी सियासत करता हूँ, मैं बहुत बड़ी सियासत नहीं करता। मेरे भाई हैं इंशाल्लाह वो करेंगे और उनके साथ हम रहेंगे। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ ये गुजारिश है कि सोचो, मैं जो बता रहा हूँ आसिफ साहब सिर्फ 2 मिनट, मैं जो बता रहा हूँ यहाँ जितने भी बुजुर्ग बैठे हुए, नौजवान भी बैठे हुए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जितने बुजुर्ग हैं शायद वो आप लोग को बताएंगे, और हमारे घरों के बुजुर्गों से पूछना
हमारे घरों के बुजुर्गों से पूछना, क्या मालेगांव शहर के अंदर आमदार फंड किसको बोलते थे? ईमानदारी से बताना, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, क्या शहर के अंदर किसने बताया क्या आमदार फंड क्या होता, आमदार का होता क्या होता? यही हमारे वालिद मोहतरम शेख रशीद साहब ने पूरे शहर के अंदर बताया। जब ऐसे अवाना और मौलाना को मालूम पड़ा कि आमदार किसको बोलते, जब वो बेचारे सियासत में आए। अच्छी मैं तो बोलूंगा आपको मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, कि अल्लाह ने आपको बहुत अच्छा ओहदा दिया है, आखिरत के लिए सबसे बेहतर आपने अल्लाह ताला ने आपको मुफ्ती बनाया, आलिम बनाया, कारी बनाया, हाफिज बनाया। ये आपका काम नहीं है, आपकी वजह से मैं एक जमाने में छोटा था तो मैं देखता था मुफ्ती इस्माइल साहब का जब इस्लाही माशरे में जलसा रहता था ना, तो 10 बजे रात में चालू होता था तो 5 बजे तक 4 बजे तक चलता था। बताओ आज वो माशरा ही नहीं है, वो सब भूल गए, दीनदारी टोटल चीज भूल गए, बस दुनिया के पीछे भाग रहे, खुद भी भाग रहे और अपने बच्चे को भी लेके भाग रहे। बताओ मैं यहाँ के रवासी के लोगों से पूछना पाता हूँ, जितने लोग ने भी वोट दिए होंगे उनको, जितने लोग ने भी आम आवाम ने उनको वोट दी होंगी, आपके साथ एक चाय भी पिया था कभी बैठ के, कभी जिंदगी में चाय पिएगा? चाय अरे झांकने भी नहीं आए तुम्हारे मोहल्ले ने जिसने उनको वोट दिया, उनका हाल चाल पूछने के नहीं आए कि आप लोग कैसे हो, आपकी गली गटर साफ हो रही नहीं हो रही, क्या तकलीफ है नहीं तकलीफ है, नहीं पूछते, पूरे शहर के अंदर नहीं पूछते। मुझे पता है यहाँ जितने लोग बैठे होंगे, मैं इतने दावे से बोल सकता हूँ कि शेख रशीद साहब जिस वक्त आमदार थे वो पूरे शहर के एक आदमी को उठाते थे, कभी रिजवान चचा हो गए, कभी फलाना हो गए, कभी ये हो गए, कभी वो हो गए, हर इंसान को बताते थे मंत्रालय किसको बोलते, मिनिस्टर किसको बोलते, काम किसको बोलते। ये शेख रशीद साहब की आदत थी कि हर नए आदमी को हर हफ्ता लेके जाके बताया जाता था कि ये मंत्रालय इसको बोलते हैं, ये मिनिस्टर ये होता है, कामकाज करने का तरीका ऐसा होता है। बंबई बताते हैं कि ये बंबई है। शेख आसिफ साहब ने भी वही काम किया, नहीं तो मालेगांव शहर के अंदर सिर्फ जो किले जुने होंगे मान चलो 10 लोग, अगर उसमें से 11वां आदमी बोल जाएगा मुफ्ती साहब ने मेरे को बंबई लेके गए, तो कसम खुदा के बड़ा साथ छोड़ दूंगा मैं। लेके जाके बताओ, क्योंकि शेख रशीद साहब ने सबको लेके जाके बताया, शेख आसिफ साहब ने बताया कि काम क्या होता है। तो हमको काम करने वालों को साथ देना है। क्या आप मेरे से वादा करोगे? क्या काम करने वालों को साथ देंगे आप लोग? एक बार आवाज तो शेख आसिफ, शेख आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। आज इस इस्तक़बालिया जलसे के सदर इखलाक अहमद साहब, कायद नस्तनौ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर शेख आसिफ शेख रशीद साहब, शेख खालिद, मैं शायद नाम लूँगा तो शायद मेरा टाइम खत्म हो जाएगा, इसलिए उमाइदीन शहर, मोअज़्ज़िज़ मेहमान और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम नौमुंतखब ओहदेदारान और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को चाहने वाले, जहाँ तक कि मेरी नज़र जा रही है, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों और मेरी माँ बहन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक सपना मालेगांव में था, जो शेख आसिफ के आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सपना आज पूरा हो गया। और जो लोग ये कहा करते थे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मालेगांव शहर में जमीन नहीं है, जो लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आने के बाद, फायदा उठाने के बाद चल दिए, आज उनको फिर पता लगना चाहिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जमीन के ऊपर। और जो लोग हिसाब मांगते हैं बार बार शेख आसिफ से, वो जब आमदार थे 5 साल का, तो उन्होंने हिसाब तो दे चुका था भाई। जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में था, तो इन्होंने हर साल हिसाब दिया। हिसाब तो आप लोगों की देने की बारी है भाई, जिन्होंने 25-30 साल मालेगांव शहर को बेवकूफ बनाया, शहर पे राजकारण किया। आमदार 25 से 30 साल रहे, सदर बल्दिया मालेगांव शहर में रहे, अव्वलीन मेयर शहर में बने, आपने क्या हिसाब दिया? ये अवाम का काम है उनसे हिसाब लेने का।
ये आवाम पूछती नहीं है हिसाब उनसे कि जिन्होंने 25-30 साल मालेगांव शहर पे इस भोली भाली आवाम को बेवकूफ बनाने का काम किया, उन्होंने मालेगांव शहर में एक ईंट का काम किया है क्या? आप अपना जहन जो यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं 30 साल पीछे ले जाइए, 35 साल पीछे ले जाइए और मालेगांव शहर को वहां से तस्वीर में खींचते लाइए कि उन्होंने क्या काम किया मालेगांव शहर के ऊपर, जमीन के ऊपर। मैं समझता हूं मालेगांव शहर में एक काम नहीं किया उन्होंने। और बात करते हैं मालेगांव के विकास की, तो मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार में जितना ये लोग मुलविस है, शायद मैं समझता हूं कि कोई भ्रष्टाचार इनके सिवा किसी ने मालेगांव शहर में नहीं किया। हमने कमिश्नर का घेराव किया था और उनसे पूछा कि हम लोग बार बार ये भ्रष्टाचार की बात सुनते हैं, तो ये पैसा कौन निकाल लेता है भाई? कि कोई कारपोरेटर आके साइन करके चेक पे निकाल लेता है, कि कोई महापौर साहिबा आके निकाल लेती है, कोई महापौर बनता है वो निकाल लेता है? तो कमिश्नर खामोश था, जवाब ही दे नहीं रहा था। तो भ्रष्टाचार कौन हुआ भाई? ये आवाम का काम है, ये आवाम को होश के नाखून लेना है, आवाम को होश में आना है। मालेगांव शहर की बेइज्जती से आपको निकलना है। ये 30 साल वालों ने क्या किया, इनसे हिसाब लेने की जरूरत है। ये भ्रष्टाचार बोलते हैं, ये सबसे पहले भ्रष्टाचारी लोग यही लोग हैं मेरी नजर के अंदर। और मालेगांव की शहर की नजर में मालेगांव शहर लोगों ने, मालेगांव की आवाम ने इनसे हिसाब लेना चाहिए। दूसरे आगे एक जलसे में देखा कि हम लोग डराने वाली पार्टी है, डरने वाली पार्टी नहीं है। अब बताओ, शेख रशीद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया तो ये तीनों मिल गए, इनकी बौखलाहट ऐसी हो गई कि वो जाकर के एडिशनल एसपी के ऑफिस में बैठ गए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि डरा कौन और डराया कौन। तो ये आवाम को समझने वाली बात है। और हम क्या डराएंगे भाई? हमारे पास तो पावर है, शरद पवार, ये पावर हमारे पास है। होम मिनिस्टर हमारा है, डिप्टी सीएम हमारा है, तो हमको डराने धमकाने की क्या जरूरत है भाई? हम तो खुद पावर में। और हम तो जो है वो विचार पुरुष है, हमारे शरद पवार साहब एक विचार पुरुष है, एक विकास पुरुष है। और आप लोगों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ना है तो इन तमाम पार्टियों से आपको परे होकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़ना पड़ेगा। आज एमआईएम जैसी पार्टी का काम क्या है? ये काम नहीं बताते, ये उनके वही पुराने बाप दादा के टाइम में चले जाते, 30 साल पहले उनका नाम लेकर के, फोटो लगा करके उनका राजकारण करते। अरे आपने क्या किया भाई? आप ओहदे पे आपने क्या किया वो बताइए ना। हाँ, कोई काम नहीं आपके पास। एक जाते वो हैदराबाद की बात करने लग जाते। अब वो हैदराबाद की बात मैं आपको बोलूं, शेरवानी बिरयानी और मालेगांव को परेशानी। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इनका काम जमीन पे नहीं है, खाली इनके बोल वचन है। और ये बात करते हैं पार्लियामेंट की, एक ही बात करूंगा पार्लियामेंट की, मेरी माँ बहनें खास तौर से सुने और नौजवान भी इसको सुने। इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक के बारे में ये कहा था, एक गाना गाया था, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। आप नेट पे जाके देखिए, इन्होंने शरीयत का मजाक उड़ाया वहां पर। इन्होंने निकाह को एक कॉन्ट्रैक्ट बोला वहां पर। अब जब हम निकाह करते हैं किसी औरत के साथ तो क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है? जैसे रोड सड़क का कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने बनाया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो क्या बीवी के साथ वही कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता है? तो इनको शर्म नहीं है और ये बात करते हैं शरीयत की। तो हमें इनसे होश में आने की हमको जरूरत है। ये काम हम कुछ करे हुए कि नहीं मालेगांव शहर का? अगर आप इसी ढंग से आप मालेगांव शहर के लोग अगर इसमें चले गए, यदि जज्बात में चले गए, तो मालेगांव का भला सालों साल होने वाला नहीं। आपको अपनी बेइज्जती से बाहर आना होगा। वक्त मेरे पास कम है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि शेख आसिफ को बहुत खुलासा करना है यहाँ पर। आइंदा जलसा होगा, हम वहां पर भांडा फोड़ेंगे। इसलिए मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि मालेगांव शहर में और महाराष्ट्र के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर कोई पार्टी काम करने वाली है
अगर कोई लीडर है तो शरद पवार साहब है, इसलिए आप उनके हाथों को मजबूत कीजिए, शेख आसिफ को मजबूत कीजिए और मालेगांव शहर का काम कीजिए, विकास का काम कीजिए। इतनी बात मैं अपनी बात बोलकर खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी।